हेलो एवरीवन, मैं नीलम सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल न्यू जीके में। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे भारतीय संविधान में 22 भाग और उनके अनुच्छेद और अनुसूचियों को लिखा गया है और हमने कोशिश की कि हम उसको याद कर सकें। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझेंगे। आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, या इसी को कहा जाता है प्रेमबल। आखिरी क्लास में हमने ये पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के सामने, जिसे 22 जनवरी 1947 को पास किया गया और यही बाद में हमारे लिए संविधान की उद्देशिका बनती है। वर्तमान में इसे ही उद्देशिका या प्रस्तावना कहा जाता है। अब ये उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है? तो ये उद्देशिका या जो प्रस्तावना है, ये संविधान सभा के लोगों की विचारों का आईना है। विचारों का आईना है। संविधान सभा के लोगों या संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनके क्या विचार थे संविधान को बनाते समय, यह हमको कहां परिलक्षित होता है, यह दिखाई देता है हमको संविधान की प्रस्तावना प्रेमबल में। देखें, भारत के संविधान की उद्देशिका, जिसको हम प्रस्तावना या प्रेमबल कहते हैं। देखते हैं क्या कहता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना है। भारत के संविधान या भारतीय व्यवस्था के चरित्र को बताता है। जैसे संपूर्ण, पहला चीज आप देखें, भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब यह जो संविधान है यह किसके द्वारा निर्मित है? भारत की जनता के द्वारा, क्योंकि इसी जनता ने संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों को भेजा था। तो संविधान या भारत की जो शक्तियां हैं, सत्ता की जो शक्तियां हैं, वो किससे निकल करके आती हैं? भारत के लोगों से निकल करके आती हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सोवरेन कंट्री, जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी अन्य शक्ति से प्रभावित न हो। ठीक है, चाहे वो उसका इंटरनल अफेयर हो, चाहे वो उसके इंटरनेशनल अफेयर्स हो, किसी भी बाहरी शक्ति से क्या ना हो, प्रभावित ना हो। हम स्वतंत्र रहे अपने सारे डिसीजन लेने के लिए। समाजवादी, सोशलिस्ट। अब जब भारत की व्यवस्था को लागू करने की बात कही गई, तो हमने क्या किया? व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था को अडॉप्ट किया, जिसमें राज्य के संसाधनों पर सभी व्यक्तियों का अधिकार सुनिश्चित किया गया। सोशलिस्ट। पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, इसका मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म विशेष के लिए क्या नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा, बल्कि राज्य क्या करेगा? सभी धर्मों के विकास के लिए बराबर रूप से प्रयास करेगा। देखिए, यहां पंथ निरपेक्ष के दो मायने निकलते हैं। एक, जब सकारात्मक दृष्टि से देखें तो उसमें होता क्या है? जहां राज्य सभी धर्मों के पालन पोषण और विकास में कार्य करे, और एक नकारात्मक दृष्टिकोण होता है जहां यह कहा जाता है कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहां हमारी व्यवस्था में, भारत में, राज्य हस्तक्षेप करेगा, लेकिन सकारात्मक रूप से विकास और समृद्धि के लिए करेगा, और सभी धर्मों के लिए करेगा, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, रिपब्लिक, जहां जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो क्या होगा? जनता द्वारा चुना जाएगा। ये भारत की सत्ता के चरित्र को दिखाएगा, भारतीय व्यवस्था के चरित्र को दिखाएगा। आगे लिखा है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
सामाजिक दृष्टि से देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो आपको क्या दिया जाएगा? न्याय दिया जाएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, आपके विचार, आपकी अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, आपकी बिलीव्स, आपका रिलीजन और आपके प्रैक्टिसेस, क्या क्या किया जाएगा? स्वतंत्र रहेंगे, आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। और ये सब जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं, आगे संविधान के किसी न किसी भाग में आप इन सारे शब्दों को फिर से सुनेंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, मतलब सबको बराबर अधिकार और सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। आप सुनते होंगे आर्टिकल 21, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, यहीं से निकल करके आएगा। और राष्ट्र को एकजुट रखना सुनिश्चित करने वाली फ्रेटर्निटी, बंधुता बढ़ाए रखने के लिए, ताकि सभी लोग क्या रहें? मिलकर रहें। हमारी संस्कृति का ही मूल निकल करके आता है, मिली जुली संस्कृति, दृढ़ संकल्पित होकर। और ये है कि भाई हमने संविधान किस दिन? 26 नवंबर 1949 को, ये जो संविधान जो हमने कंप्लीट हुआ, पिछली क्लास में पढ़े थे कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कंप्लीट हो चुका था, निर्माण पूर्ण हो चुका था। उसको क्या किया? हमने अडॉप्ट किया। तो ये भारतीय संविधान की उद्देशिका है, प्रियम्बल है, जिसमें ये सारी चीजें निकल करके आती हैं। यहां ध्यान देने लायक बात यह है कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और यहां आप देख रहे हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है, साथ ही साथ यहां जो अखंडता शब्द है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के मूल कॉपी में नहीं थे। इन तीनों शब्दों को बाद में ऐड किया गया है। देखते हैं, समाजवादी, फिर इसके साथ पंथ निरपेक्ष, और जो आप देख रहे थे राष्ट्र की एकता और अखंडता, वहां से शब्द निकलेगा अखंडता। अखंडता, इन तीनों शब्दों को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द हैं, उनको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया। एक और बात ध्यान रखेंगे कि अभी तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन किया गया, ये एकमात्र संशोधन है। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ 1976 में, वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। अब यहां ये मामला आता है कि जैसा हम देख रहे थे कि हमने देखा कि भाग है, अनुच्छेद है, अनुसूचियां हैं, तो प्रस्तावना तो कहीं था ही नहीं। तो क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या संविधान का अंग नहीं? तो यहां दो चीज ध्यान रखेंगे। जब ऐसा मामला आया तो बेरूबाड़ी संघ केस में बेरूबाड़ी संघ मामले में 1960 में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरूबाड़ी संघ मामला जो था 1960s में, उसमें यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 1973 में 1973 में एक बहुत फेमस मामला था जिसको कहा जाता है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती केस जो था, केशवानंद भारती 1973 में, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इस मामले में क्या माना गया
कि प्रस्तावना जो है वो क्या है, संविधान का अंग है। और आज तक यही माना जाता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई संशय उत्पन्न होता है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन पैदा होता है, तो संविधान की प्रस्तावना का आधार लिया जा सकता है, रेफरेंस वहां से हम ले सकते हैं। केशवानंद भारती मामले में 1973 में ये कहा गया। और यदि आपको किसी भी प्रकार से संशोधन करना है प्रस्तावना में, तो आपको जैसे संविधान में आप संविधान संशोधन के माध्यम से करेंगे, बिल्कुल वैसे ही प्रस्तावना में भी आपको संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। इसी चलते 1973 में केशवानंद भारती मामला आया और बाद में 1976 में जब संशोधन करने की बात की गई, प्रस्तावना में संशोधन किया जाए, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से किया गया है। तो ये था प्रस्तावना के बारे में। यहां पास आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको प्रस्तावना याद करनी है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, आपको क्या करना है, प्रस्तावना याद करनी है। क्वेश्चन बनने का पैटर्न समझिएगा। ये जो प्रेम्बल है इसको कैसे याद करना, आपको ये पूरा याद करना है। यहां पास ये जो शब्द है ये दिए जाएंगे और कहेगा कि इसको लाइन से जमाइए, ये शब्दों को। तो आपको इन शब्दों को लाइन से जमाना है कि भाई कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। इसके बाद 3 ऐसे शब्द जो मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये हमारे पास नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। कब अडॉप्ट किया हमने, तो 26 नवंबर 1949, ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 से इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया। मैं आपको बताया हूं, जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरी पिछली क्लास जाकर के देख लेंगे। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो बिल्कुल है। 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अंग है, और जहां कहीं भी संविधान के किसी हिस्से को लेकर के कंफ्यूजन पैदा होगा तो उसको क्लियर करने के लिए हम प्रस्तावना का रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो ये प्रस्तावना का छोटा सा हिस्सा, यहां से यही प्रश्न आएगा। तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना को आपको याद करना है। बाकी आगे का हिस्सा हम देखते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।